हाँ तो मेरे क्लास 12th वाले छात्रों और छात्राओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी। स्टूडेंट एग्जाम बहुत ज्यादा पास है। अगर आपको भी 25 फरवरी को क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर देना है ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। इस वीडियो को केमिस्ट्री का कोई छोटा मोटा वीडियो देखकर मिस मत कर देना, क्योंकि ये एक डिमांडेबल वीडियो है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर जी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो टॉपिक बताए हैं ना, उसका सॉल्यूशन लेकर आइए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो लगभग 70-80% फिक्स है कि आएंगे, वो टॉपिक आप लेकर आइए। तो आप बुलाएं हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 25 फरवरी केमिस्ट्री पेपर के टॉप 10 यानी कि 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को, या यूं कहें 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री के किसी भी टीचर से जाकर पूछ लेना कि जो शुभम सर केमिस्ट्री के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वो भी यही कहेंगे हाँ भैया इसको पढ़ लो। और अगर ये पेपर में नहीं आया ना, आप वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट में गाली देकर चले जाना, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा समय निकालकर जरूर देख लो। हर साल ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पूरे चैप्टर के हम टॉप 10 टॉपिक देखेंगे, पूरे 10 चैप्टर के 10 टॉपिक। ध्यान से समझना, टॉपिक कौन कौन से पढ़ेंगे आपके सामने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता, फिर फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फिर आभासीय कार्णुक अपक्रिया, वर्नर सिद्धांत, उड्स अपक्रिया, उड्स फिटिंग अपक्रिया। इसमें देखो 2-2 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में आता है, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, ये क्वेश्चन 3 और 4 दोनों में आता है, ये क्वेश्चन भी 3 और 4 दोनों में आता है। तो मतलब जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास परीक्षण लघुत्तरीय प्रश्नों में आता है, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मिट अपक्रिया, बेंजीन को बेंजोइक अम्ल में कैसे बदलोगे, प्रोटीन के मुख्य स्रोत। ये 10 टॉपिक पढ़ लो, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं, आपका मिनिमम 10 से 20 नंबर, 15 से 20 नंबर आपका कंप्लीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक ही काम करना है बच्चों, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही फिजिक्स के भी वीडियोस लेकर आऊं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक्स आ गए ना, 1000 लाइक्स, तो मैंने जितने भी टॉपिक बताए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में 70-75 टॉपिक ना पूरा सॉल्यूशन लेकर आ जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और ये कब होगा? जब आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता जो है ना, हमारे सेकंड चैप्टर का टॉपिक है, यानी कि हमारे विद्युत रसायन का टॉपिक है। देखो फर्स्ट चैप्टर जो है विलयन, उसके सारे टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हैं। अरे हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, ये सब तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो इस पर मैं आगे वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। देख लीजिए कितनी बार ये बोर्ड एग्जाम में आया है और इस बार भी आएगा, ये गारंटी है। क्योंकि देखो 14, 17, 19, 22, 24 में आया है, तो 26 में भी आएगा, ठीक है। देखो विशिष्ट चालकता होता क्या है, बहुत सिंपल है, एकदम हलवा। आखिर क्यों डरते हो केमिस्ट्री से भाई? कमरे में बंद कर लो खुद को, पढ़ना शुरू कर दो और प्रूफ करो कि मैं भी हूं बहुत तेज। देखो विशिष्ट चालकता क्या होता है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब एकदम हलवा है, याद कर लो, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। कितना इजी है। अब ये भी नहीं याद होगा तो आपको क्या याद होगा? एक लाइन का डेफिनेशन है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। कितना इजी है। अब इससे इजी क्या लोगे भाई? मेरे पास कोई टानिक वानिक नहीं है कि आपको दे दूंगा, पी लोगे बस याद हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा है। देखो विशिष्ट चालकता को लिखो, इसे हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कप्पा। कुछ ऐसे लिखा जाता है कप्पा, ठीक है। कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये विशिष्ट चालकता वाला जो टॉपिक है ना, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है। फिजिक्स में हम इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसमें हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइए। कप्पा इक्वल टू हमारा हो जाएगा
1 अपान रो, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो रो है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, कप्पा इक्वल टू 1 अपान रो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी रो क्या है, तो रो भी लिख लो भैया, रो हमारा है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध। ठीक है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बिल्कुल भी मिस इसको मत करना। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर जी मात्रक भी बता दो। समझ में आया? विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। कप्पा से इसको प्रदर्शित करते हैं, कप्पा इक्वल टू 1 अपान रो, क्योंकि व्युत्क्रम का मतलब होता है बटे में। ठीक है, तो रो है विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मात्रक अगर हम देखें बच्चों, तो देखो ध्यान से, इसका जो मात्रक हो जाएगा वो होता है, सिंपली मैं डायरेक्टली पहले बता देता हूं, फिर निकालना भी सिखा दूंगा। ठीक है, इसका मात्रक होता है बच्चों ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी हम लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी इसी का मात्रक है, साइमन सेंटीमीटर, ठीक है, इनवर्स, ये भी इसी का मात्रक है। ठीक है, तो आप ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि मीटर का छोटा मात्रक सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो मात्रक होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये आया कैसे, ये भी तो बताओ। तो देखो कैसे आया, बहुत सिंपल है, हलवा है, उठाकर खा लो। देखो रो का मात्रक क्या होगा, रो इक्वल टू हमारा होता है बच्चा पार्टी, रो इक्वल टू होता है R इंटू ए अपान एल, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब R क्या है? R है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। ठीक है, ए क्या है? ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, और अपान एल है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक, मीटर हो जाएगा, तो 1 मीटर से ये कट जाएगा, तो रो का मात्रक क्या आ गया? रो का मात्रक आ गया बच्चों ओम मीटर। क्या आया? ओम मीटर, ओम मीटर इसका मात्रक आ गया। अब जब इसका मात्रक ओम मीटर आया है, तो इस रो के जगह पर ओम मीटर को रख दो, ऊपर ले जाओगे जब तो इनवर्स लग जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। बहुत विस्तार से आपको नहीं लिखना है, 2 नंबर में आता है ना, परिभाषा लिखो, फॉर्मूला लिखो और मात्रक लिख दो, काम खत्म। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। जैसे यहां पे रो का मात्रक आ गया ओम मीटर, अब रो के जगह पर ओम मीटर लिख दो, तो ऊपर ले जाओ भैया, ओम मीटर के ऊपर 1 होता है, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है विशिष्ट चालकता। स्क्रीनशॉट लो, फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों। अगर इनका PDF चाहिए तो आप बेझिझक होकर प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो बेटा, या मेरे इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट करोगे, मैं PDF दे दूंगा 9918332305। सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको देता हूं। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। फैराडे का नियम अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? मैंने आपको बताया है, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, जितने भी नियम हैं सबसे पहले उसको पढ़ो। जैसे केमिस्ट्री में हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलरॉस का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, वर्नर सिद्धांत, और उधर है ल्यूकास परीक्षण, ये सब जरूर पढ़ो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम पूछा जा रहा है, 2 नियम उन्होंने दिए, पहला नियम यहां पे पूछा जा रहा है, यानी कि 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। दोनों नियम कभी कभी आ जाते हैं 3-4 नंबर वाले में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दोनों नियम आप पढ़ लेना, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 4 नंबर में आए, चाहे 3 में आए, हम आसानी से लिख देंगे, हलवा हो जाएगा। तो फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है? 17, 18, 20 में आ चुका है, इंतजार है 26 में। देखो बहुत आसान है, एकदम हलवा जिसको बोलते हैं हम लोग। देखो इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई कुल विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होता है। जैसे हम ले लेते हैं एक जार, ये देखो हमने ले लिया बच्चा पार्टी, एक जार हमने यहां पे ले लिया है। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें है भैया विद्युत अपघट्य। क्या हुआ है? इसमें विद्युत अपघट्य होगा, क्योंकि विद्युत अपघट्य होगा तभी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, इसमें होगा बच्चों विद्युत अपघट्य। ठीक है, और इसी जार में 2 इलेक्ट्रोड हैं भैया,
एक हमारा ये है, ठीक है, और दूसरा हमारा ये है। दो इलेक्ट्रोड इसी में डूबे हुए हैं। नाम दे देते हैं भैया, क्योंकि सबका नाम है तो इनका भी नाम दे देंगे। एक को हम नाम दे देंगे कैथोड। क्या? कैथोड। वैसे दो इलेक्ट्रोड मेनली होते हैं। कैथोड जो होगा बच्चा पार्टी, ये निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। और एक ले लेंगे हम एनोड, इसको एनोड नाम दे देंगे। एनोड, एनोड जो होगा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें जो है कौन सा विद्युत अपघट्य भरा हुआ है? इसमें मान लीजिए NaCl भरा है, सोडियम क्लोराइड भरा हुआ है। अब भैया जब आप विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराएंगे और इस पूरे विद्युत अपघट्य में जो आवेश है वो Q है, मान लीजिए Q आवेश है, तो जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन होगा, बहुत ध्यान से समझो, मैं नीचे थोड़ा सा समझा देता हूं। ये देखो NaCl, ठीक है। जब इसका हम लोग कराएंगे बच्चों विद्युत अपघटन, तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, ये Na+ और +Cl- आयन में टूट जाएगा, ठीक है। ये तो पता है। तो क्या कहा जा रहा है? देखो हमने एक जार लिया, उसमें हम विद्युत अपघट्य सोडियम क्लोराइड हमने लिया है। इसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड निगेटिव, एनोड पॉजिटिव। इसमें आवेश जो है विद्युत अपघट्य में मान लीजिए Q है। तो क्या कहा जा रहा है? ध्यान से अब यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, यहां पे विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हो रही है, तब किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त, और जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी तो इस इलेक्ट्रोड पर, मतलब इलेक्ट्रोड पर कुछ पदार्थ एकत्रित होंगे। तो यहां पे एकत्रित जो पदार्थ की मात्रा है उसको हम डिनोट करेंगे W से। ये जो पदार्थ की मात्रा है ना, पदार्थ का द्रव्यमान है, वो विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होगा। यानी कि जो ये इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान W है, वो इस विलयन में प्रवाहित की गई कुल आवेश Q के समानुपाती होता है। यही है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। मतलब हमने विद्युत अपघट्य लिया है NaCl, इसका विद्युत अपघटन मैंने कराया, तो इलेक्ट्रोड पर जो है पदार्थ एकत्रित होंगे जिसको हम W से डिनोट करेंगे। तो इस पदार्थ का द्रव्यमान जो है इस विलयन में प्रवाहित की गई कुल आवेश के समानुपाती होता है। यानी कि हम सिंपली लिख सकते हैं W समानुपाती Q। क्या लिख सकते हैं? W समानुपाती Q हम लिख सकते हैं। अब चूंकि आपको पता है, चूंकि देखो ध्यान से, चूंकि Q इक्वल टू हमारा क्या होता है? Q इक्वल टू हमारा होता है बच्चों IT। पता है कि नहीं? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। Q इक्वल टू होता है IT, ठीक है। तो Q के जगह पर हम IT लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा W समानुपाती IT हो जाएगा। क्या? IT हो जाएगा। अब जब समानुपाती के चिन्ह को हम हटाएंगे तो W बराबर हमारा हो जाएगा Z, यहां पे एक स्थिरांक जुड़ जाएगा, ZIT हो जाएगा। यही है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, W इक्वल टू ZIT, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर जी यहां पे Z क्या है? तो Z का मैं नाम कर दूं भैया, ये देखो Z जो है इसको बोलते हैं समानुपाती स्थिरांक। क्या बोलेंगे? समानुपाती स्थिरांक। साइड में ज्यादा जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूं। अथवा इसी को हम लोग बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आप लिख सकते हो नीचे विद्युत रासायनिक, ठीक है, तुल्यांक, ठीक है। तो दोनों इसको बोल सकते हैं। तो समझ में आया? बहुत इजी है, फार्मूला और सब समझ लो भैया। देखो क्या है, विद्युत अपघटन की यहां पे प्रक्रिया हो रही है, तो इलेक्ट्रोड पर जो एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान W है वो इस विलयन में प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती होगा। तो W समानुपाती Q इक्वल टू IT होता है, तो W समानुपाती IT हो जाएगा, Q के जगह पर IT। अब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक स्थिरांक जुड़ेगा Z, तो W इक्वल टू ZIT। Z है समानुपाती स्थिरांक, या इसी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बस हो गया भाई, नोट करो इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलो
हो गया, बढ़ते चलो आगे, रुकेंगे नहीं कदम जब तक है दम। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ध्यान से समझो। अगला क्वेश्चन है कि आभासी एकाणुक अवक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। भैया रासायनिक बलगतिकी का ऐसा क्वेश्चन है ना जो लघुत्तरीय प्रश्नों में डायरेक्टली आता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, मैं नहीं बोलता, रिकॉर्ड बोलता है पिछले साल का, ठीक है, ये सब आए हैं। देखो आभासी एकाणुक अवक्रिया मतलब सिंपल है, एकाणुक अवक्रिया, आभासी एकाणुक अवक्रिया इसका नाम है। मतलब देखो वो अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो वो आभासी एकाणुक अवक्रिया कहलाती है। देखो ज्यादातर अगर अभिक्रिया की कोटि एक है तो आणविकता भी एक होती है, लेकिन आभासी एकाणुक में चीजें चेंज है। देखो ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो वो आभासी एकाणुक अवक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण हम एक ले लेते हैं, जैसे हम शर्करा का जल अपघटन करा देते हैं C12H22O11, चीनी का नाम सुना होगा शर्करा, इसका जल से रिएक्शन करा देंगे H2O से, ठीक है। देखो हमने इसका रिएक्शन करा दिया H+ की उपस्थिति में, तो देखो बनेगा क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये टूट जाएगा। देखो C6H12O6 ये ग्लूकोज हो गया और प्लस C6H12O6 ये फ्रक्टोज हो गया, दोनों का सेम है, बस संरचना सूत्र अलग होता है। तो जब हम शर्करा का जल अपघटन कराएंगे तो देखो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया, लेकिन हमें अभिक्रिया की कोटि हो या अभिक्रिया की आणविकता हो, हमें सिर्फ अभिकारक से मतलब है। अभिक्रिया की कोटि किसको कहते हैं? अभिकारक की वो सांद्रता, अभिकारक की वो अणुओं की संख्या जिसकी सांद्रता अभिक्रिया होते समय परिवर्तित हो, वो होगी अभिक्रिया की कोटि। आणविकता क्या है? कितने मॉलिक्यूल हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल हमारा चीनी का है, एक इसका है, तो ये द्विआण्विक अभिक्रिया होगी। लेकिन अभिक्रिया की कोटि इसकी क्या होगी? क्योंकि इस अभिक्रिया में H2O की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभिक्रिया की कोटि जो है जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो जब हम अभिक्रिया का वेग निकालेंगे ना, क्या, जब हम निकालेंगे अभिक्रिया का वेग, यहां पे निकालेंगे तो अभिक्रिया का वेग जो होगा ना वो हो जाएगा हमारा, ध्यान से समझो, K और C12H22O11, ठीक है, C12H22O11 इसके ऊपर एक, मतलब अभिक्रिया की कोटि यहां पे जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो यहां पे अभिक्रिया का वेग जो होगा वो सिर्फ शर्करा के अणुओं पर निर्भर करेगा, यानी कि इसके ऊपर एक है, तो ये होगा बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कौन सी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये, ठीक है, कोटि की अभिक्रिया। लेकिन इसकी आणविकता कितनी होगी? भैया आणविकता में हम दोनों अभिकारक के अणुओं को लेंगे, एक इसके, और ये आणविकता इसकी होगी द्विआण्विक अभिक्रिया, द्विआण्विक अभिक्रिया, ठीक है। तो यही होगा बच्चों आभासी एकाणुक अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया, वो अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमने शर्करा का जल अपघटन कराया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटा, यहां पे अभिक्रिया की कोटि सिर्फ शर्करा के अणुओं पर निर्भर करती है, तो इसकी अभिक्रिया होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और आणविकता द्विआण्विक अभिक्रिया। तो वही डेफिनेशन में था कि वो अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो वो आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। बस हो गया। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगा, इसको हटाओ पहले, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, इसको मैं इरेज कर दूंगा और इसी के बेसिस पर मैं एग्जाम्पल दूसरा दे दूंगा। देखो ध्यान से, एक एग्जाम्पल आपका होगा जैसे CH3, ठीक है, COOCH3, इसका भी रिएक्शन करा देंगे हम जल से, इसका भी जल अपघटन जब कराएंगे, ठीक है। ये है क्या? CH3CO, ये मेथिल एसीटेट है, ठीक है, इसका जल अपघटन कराएंगे H+ की उपस्थिति में, तो ये किस में टूट जाएगा बच्चों? ये टूट जाएगा एसिटिक अम्ल में, CH3COOH, ठीक है, और साथ में हमारा बन जाएगा मेथिल अल्कोहल CH3OH, ठीक है, ये हमारा बन गया। मतलब जब मेथिल एसीटेट, इसका नाम लिख दीजिए, मैं ऊपर लिख देता हूं, मेथिल एसीटेट, तो जब मेथिल एसीटेट का जल अपघटन कराया जाता है बच्चों ना, तो ये एसिटिक अम्ल और मेथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। अब यहां पे भी ना जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो सिर्फ
इस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगी, मतलब सिर्फ मेथिल एसीटेट पर। तो यहां पे भी अभिक्रिया का जो वेग होगा ना वो वही होगा, CH3COO CH3। ये अभिक्रिया की कोट जो है, अभिक्रिया का वेग सिर्फ इसी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो यहां पे ये भी प्रथम कोट की अभिक्रिया होगी, लेकिन आणविकता इसकी 2 होगी, द्विआण्विक अभिक्रिया होगी। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं आभासी एकाणुक अभिक्रिया के। ठीक है, साइड में मैंने लिखा भी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो, इन दोनों अभिक्रियाओं की कोट एक है, क्योंकि H2O के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि इनकी आणविकता 2 है, अतः ये आभासी एकाणुक अभिक्रिया है। बहुत सिंपल है, एकदम हलवा है, कुछ करना नहीं है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझते चलो। ये क्वेश्चन 4 नंबर 3 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, आप रिकॉर्ड देख लो पीछे का। ठीक है, देखो इसमें कुछ करना नहीं है, बस समझो। वर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए, सिर्फ आपको समझना है, याद करना। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं ट्रिक बता दूंगा याद हो जाएगा। देखो, वर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं निम्न है। यह हमारे चैप्टर 5 उपसह संयोजन यौगिक का टॉपिक है। देखो, उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। मतलब उपसह संयोजन यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है ना, 2 प्रकार की संयोजकताएं वो प्रदर्शित करता है। पहला है प्राथमिक संयोजकता और दूसरा है द्वितीयक संयोजकता। दूसरा, धातु में अपनी प्राथमिक संयोजकताओं और द्वितीयक संयोजकताओं अर्थात दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। प्राथमिक संयोजकताएं ऋणावेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती हैं। इसको नोट करते चलो, ठीक है। और जो द्वितीयक संयोजकताएं हैं वो विद्युत उदासीन अणुओं या विद्युत आवेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती हैं। तीसरा, ऐसे एक एक स्टेप आपको लिखना है, ठीक है। इसमें भाई मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा याद हो जाएगा, इसको नोट करना ही होगा आपको। तीसरा, प्राथमिक संयोजकताएं आयननीय और द्वितीयक संयोजकताएं अनायनीय होती हैं। ये सब तो याद कर ही सकते हो, छोटी मोटी चीजें। चौथा, धातु द्वारा प्रदर्शित द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या साधारणतया एक निश्चित संख्या होती है। किसी धातु द्वारा प्रदर्शित द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या उसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। यह डेफिनेशन याद रखना, यह अलग से भी आता है कि समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, तो बता देना। आगे देखो, ये लास्ट स्टेप, केंद्रीय धातु से सीधे परिबद्ध परमाणुओं या समूहों की संख्या उसकी द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या अर्थात उपसह संयोजन संख्या होती है। धातुओं की उपसह संयोजन संख्याएं प्रायः 2, 4 या 6 होती हैं। 8, 10 या 12 की उपसह संयोजन संख्याएं दुर्लभ हैं। पांचवा, धातु की द्वितीयक संयोजकताएं धातु की चारों ओर त्रिविम आकाश में एक निश्चित ज्यामितीय ढंग से व्यवस्थित होती हैं। बस इतना ही याद रखो आप लोग, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट पेज का, इसको याद करना है आपको किसी तरह, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पर, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो 5वां क्वेश्चन हमारा है ना, ये चैप्टर नंबर 6 से है, जिसका नाम है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन। आपने केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन का नाम सुना होगा। ये नेम्ड रिएक्शन ही भैया जिसकी नाम होती है, जिसका नाम होता है, ठीक है। ये वो वाले रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको दे दिया जाएगा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए 4 नंबर में, ठीक है। वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। ये क्वेश्चन कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। ये देखो 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 और इस बार 26। देखो वुड्स अपक्रिया क्या होती है, बहुत सिंपल है, हलवा है, सिर्फ समझो। देखो, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनता है। मतलब एल्किल हैलाइड ले लीजिए, उसकी सोडियम से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दीजिए, एल्केन बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं वुड्स अपक्रिया। जैसे देखो, हम लोग ले लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना, जैसे हम एल्किल हैलाइड ले लेते हैं RX, इसकी अपक्रिया करा देते हैं सोडियम से Na से। किसकी उपस्थिति में कराएंगे हम लोग? करा देंगे बेटा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो बनेगा क्या? देखो यहां पे आपका एल्केन बन जाएगा RR और प्लस बन जाएगा NaX।
देखो भैया, आर का मतलब जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल ये सब, एक्स का मतलब हैलोजन ग्रुप के जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल तरीके से है, लेकिन इसको थोड़ा बैलेंस करो। यहां पे आर एक ही है, इधर 2 है, तो इसको 2 कर दो, 2rx, 2r हो गया। यहां पे x एक ही है, उधर 2 है, तो यहां पर भी आप 2 कर दो। कितना कर दो? 2 कर दो, ठीक है। अब यहां पे सोडियम इधर 2 है, उधर एक ही है, तो इधर भी आप लोग 2 कर दो। बस यही अफक्रिया। हमने एल्किल हैलाइड लिया, उसकी अफक्रिया सोडियम से कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन बना और सोडियम हैलाइड बना। अभी मैं बताऊंगा कंपाउंड रख कर नाम, ठीक है। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एल्किल हैलाइड। ये क्या है? एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसकी सोडियम से हमने रिएक्शन कराया, तो ये एल्केन है। ये क्या है? एल्केन है, ठीक है। बस यही होता है भैया वुड्स अफक्रिया कि एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनता है। ये तो हो गया केमिकल तरीके से, नोट कर लो। अब चलते हैं दूसरा तरीका समझते हैं। अब एल्किल हैलाइड के हम जगह पर रख देंगे जैसे मेथिल आयोडाइड, एल्किल के जगह पर मेथिल, हैलाइड के जगह पर आयोडाइड। इसकी अफक्रिया कराएंगे सोडियम से। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? सेम वही प्रोसेस बेटा, उपस्थिति वही रहेगी किसकी? शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर। तो हमारा क्या बन जाएगा? जैसे उसमें आर बना था ना, यहां पे आर के जगह पर हमने मेथिल लिया है, तो CH3 बन जाएगा। इसको बोलेंगे एथेन, और प्लस आपका बन जाएगा Na के साथ I जुड़ जाएगा। वहां पे X जुड़ा था, यहां पे X की जगह पर हमने I लिया है, तो I जुड़ गया। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है। इधर मेथिल 2 है, इधर एक ही है, तो इधर भी 2 लगा दो, ठीक है। इधर सोडियम 1 है, उधर सोडियम 1 है, लेकिन इधर आयोडीन 1 हो गया है, उधर 2 है, ठीक है। तो इसके आगे भी हम लोग लगा देंगे 2। अब ये भी हो गया, लेकिन इधर सोडियम 2 हो गया, उधर एक ही है, तो इसके आगे भी हम 2 लगा देंगे। देखो, हमने मेथिल आयोडाइड की अफक्रिया सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई, तो हमारा एथेन बना। एथेन का मतलब एल्केन बना, और सोडियम आयोडाइड बन गया। इसका भी नाम थोड़ा सा लिख देंगे, इसका नाम है मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड, ठीक है। इसकी अफक्रिया हम सोडियम से करा रहे हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो देखो ये एथेन बन रहा है बेटा, एथेन। बस हो गया, इसी को बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। हो गया, हमने मेथिल आयोडाइड लिया, सोडियम से रिएक्शन कराया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एथेन बन गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। चलो अगला देखते हैं भैया। इसी में हमारा दूसरा है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस वही चीज है, एक कंपाउंड और ऐड कर देना। वुड्स फिटिंग का मतलब वुड्स अफक्रिया में एक और कंपाउंड को फिट कर देना है। वुड्स फिटिंग अफक्रिया देखो, एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अफक्रिया वुड्स फिटिंग अफक्रिया कहलाती है। मतलब यहां पर भी हम एल्किल हैलाइड लेंगे, सोडियम भी लेंगे, लेकिन एल्किल हैलाइड के साथ हम एरिल हैलाइड भी ले लेंगे, ठीक है। तब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। जैसे उदाहरण देखो, मेथिल आयोडाइड ले लो, व आयोडोबेंजीन ले लो। आयोडोबेंजीन एक एरिल हैलाइड है जिसमें बेंजीन ऐड है, ठीक है। इसकी अफक्रिया से टॉलुइन का बनना, जैसे देखो हम ले लेते हैं मेथिल आयोडाइड, यानी कि CH3I हमने ले लिया, इसको बोलते हैं मेथिल आयोडाइड। इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे आयोडोबेंजीन से C6H5I से। उपस्थिति वही सेम रहेगा सोडियम की उपस्थिति में, ऊपर भी रहेगा हमारा वही सेम जो उसमें था। क्या रहेगा बच्चों? शुष्क ईथर। क्या? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा क्या? सेम चीज, C6H5 के साथ CH3 जुड़ जाएगा, C6H5 के साथ CH3 जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं टॉलुइन। और आपका क्या बन जाएगा? वो जुड़ गया NaI, यहां पे बनेगा NaI। लेकिन कितना है? देखो इधर Na एक है, इधर भी एक है, लेकिन उधर आयोडीन 2 है, इधर आयोडीन एक ही है, तो इसके आगे 2 लगा दो। अब सोडियम के आगे भी 2 लगा दो, बस हो गया।
ये देखो, तो ये हमारा हो जाएगा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, टॉलुइन को हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो ये टॉलुइन जो है ना, एक बेंजीन रिंग बना दिया, ऊपर CH3 लिख दो, दोनों सेम है। ये केमिकल फॉर्मूला, ये संरचना सूत्र है। ठीक है, चलो तो समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। मतलब एल्किल हैलाइड के साथ एरिल हैलाइड ले लेंगे, उसकी सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो टॉलुइन बन जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। इसी को बोलते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ये टॉलुइन है, ये मेथिल आयोडाइड है, लिख देना, ये आयोडोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन। तो आप केमिस्ट्री में कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, केमिकल फॉर्मूले ना, उसको याद कर दो, काम खत्म है। तो इसी को बोलते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड और सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराओ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि टॉलुइन बन गया। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चा पार्टी। आप लोगों को मौका देता हूं स्क्रीनशॉट लेने का, भाई ले लिया करो। चलो अगला, ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है? भैया ये देखो, 18, 19, 20, 23, 24 और 26 में भी इसकी बारी है। देखो ध्यान से, ल्यूकास परीक्षण होता क्या है, ये हमारे चैप्टर 7 एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर का क्वेश्चन है। देखो ल्यूकास परीक्षण क्या है, इससे हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद करते हैं कि आखिर कैसे पहचानेंगे कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है। इसीलिए ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास टेस्ट किया जाता है। देखो ये प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्सरी अल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। मतलब प्राइमरी मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में डिफरेंस करने की यह विधि है। यह भिन्न भिन्न अल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। देखो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, तो ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 होता है। इसको याद रखने का ट्रिक बताऊं, ल्यूकास के पीछे सा है और सांद्र के आगे सा है, तो समझ जाना सांद्र HCl रहेगा, कभी कभी निर्जल HCl दे देता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, किसी अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। अब धुंधलापन कितनी देर में उत्पन्न होता है, उसी के बेसिस पर हम पहचानेंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है, मतलब कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। देखो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझो। हम ROH हमने ले लिया कोई अल्कोहल, इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे सांद्र HCl मतलब ल्यूकास अभिकर्मक से, सांद्र HCl से, और निर्जल ZnCl2 ऊपर लिख देंगे ऐसे। ठीक है, देखो ये ऊपर लिख देंगे निर्जल ZnCl2, तो बनेगा क्या, बहुत ध्यान से समझना ये रिएक्शन। R जो है Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा RCl मतलब एल्किल क्लोराइड बन गया, और क्या बचा, HHO बचा यानी कि H2O बचा। ठीक है, तो जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं ल्यूकास अभिकर्मक से तो एल्किल क्लोराइड बनता है और धुंधलापन उत्पन्न होता है। अब जो ये एल्किल क्लोराइड बना है ना, ये एल्किल क्लोराइड है, एल्किल क्लोराइड, और ये जो बना है और धुंधलापन उत्पन्न हुआ है ना, इसी के बेसिस पर हम पता लगाएंगे कौन सी अभिक्रिया है। ये अल्कोहल है, हमें पता नहीं है ये कौन सा अल्कोहल है, ठीक है, लेकिन इसका रिएक्शन कराने पर पता चलेगा। तो अल्कोहल को लो, उसको ल्यूकास अभिकर्मक यानी कि सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराओ तो एल्किल क्लोराइड बनेगा जिससे धुंधलापन उत्पन्न होगा। अब देखो कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सा है। देखो अगर वो कमरे के ताप पर टर्सरी अल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं, अगर वो अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल होगा तो तुरंत ही रिएक्शन होगा और धुंधलापन उत्पन्न हो जाएगा। हम पहचान लेंगे भाई तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हुआ है तो ये तृतीयक अल्कोहल है, टर्सरी का मतलब तृतीयक। ठीक है, कमरे के ताप पर सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करते हैं, अगर वो द्वितीयक अल्कोहल होगा तो रिएक्शन के 5 से 10 मिनट बाद वो धुंधलापन उत्पन्न करेगा। और कमरे के ताप पर प्राइमरी अल्कोहल अगर वो प्राथमिक अल्कोहल होगा तो ये धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते, अतः विलयन पारदर्शक होता है। ठीक है, तो जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक
साथ कराएंगे, हमें पता नहीं है ये कौन सा एल्कोहल है। अगर धुंधलापन तुरंत उत्पन्न हुआ तो समझ लो वो तृतीयक है। तुरंत का मतलब तृतीयक, ता से तुरंत, ता से तृतीयक, ठीक है। अगर 5 से 10 मिनट बाद उत्पन्न हुआ तो वो द्वितीयक एल्कोहल है, और अगर उत्पन्न ही नहीं हुआ धुंधलापन तो वो प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है। बस इसी तरह हम डिफरेंस कर सकते हैं। चलो इसको भी हटाता हूं मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, रिएक्शन का आप लोगों ने ले ही लिया होगा, या आप लिख लीजिएगा मैं जो बताता हूं, फिर इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब चलो ये लो बच्चों, 7वां क्वेश्चन देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7, विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। 2 नंबर में आता है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है, ये भी नाम वाली अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखो कैसे होता है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। हम करेंगे क्या, सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म कर देंगे, डाई एथिल ईथर बनेगा। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया से हम ईथरों का निर्माण करते हैं। तो सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है, इसी को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C2H5ONa, ये है सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। इसका रिएक्शन करा देंगे एथिल आयोडाइड से, यानी कि C2H5I से, ठीक है। और इनको हम कर देंगे भैया गर्म, ये देखो इनको कर रहे हैं गर्म, तो बनेगा क्या, देखो C2H5 हमारा ऐसे ही रहेगा, C2H5 बीच में O आ जाएगा, ये वाला O, और C2H5 यहां पे जुड़ जाएगा। देखो ये डाई एथिल ईथर बन गया, बचा क्या, Na बचा और I बचा, तो NaI हमारा यहां पे हो जाएगा। बस देखो ईथर बन गया कि नहीं बन गया। अरे बहुत सिंपल है, हलवा है भाई। इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। इनका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, इनका नाम है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, ठीक है। इनका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ठीक है। हो गया भैया, बस यही है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है, इसी अपक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। सिंपल सा हलवा है, खा लो काम खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी 3 टॉपिक हैं, चलो उसको भी पढ़ लेते हैं भाई। टॉपिक नंबर 8 पे हम लोग चलेंगे, यानी कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 8। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी नेम्ड रिएक्शन है। स्मिट अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मिट अभिक्रिया द्वारा हम प्राथमिक एमीन कैसे बनाएंगे भैया, स्मिट अभिक्रिया में हम प्राथमिक एमीन को ही बनाते हैं, लेकिन कैसे, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनता है। जैसे बच्चों हम ले लेंगे एसिटिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में एसिटिक अम्ल जो है इसी के अंतर्गत आता है। इसकी अभिक्रिया करा देंगे N3H के साथ, ठीक है, सॉरी यहां पे सही से लिख देता हूं, N3H के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे। देखो हमने रिएक्शन करा दिया, किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो ऊपर जो उपस्थिति होगी ना वो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति होगी। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, प्राथमिक एमीन बन जाएगा। जैसे देखो यहां पे बन जाएगा CH3 जो हमारा इधर है, CH3 हो गया, N यहां से ले लेंगे, HH ले लेंगे तो NH2 बन जाएगा, CH3NH2, ये मेथिल एमीन है जो कि प्राथमिक एमीन है। यहां से एक N निकाल लिया, HH दोनों ले लिया, तो बचा क्या, N2 यहां पे बचा, COO यानी कि CO2 यहां पे बचा, तो ये हो जाएगा CO2 और प्लस N2, ठीक है। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, आप चेक कर लेना। देखो हमने लिया है एसिटिक अम्ल, उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो ये बन गया मेथिल एमीन। क्या बन गया, मेथिल एमीन बन गया है, ठीक है, मेथिल एमीन बन गया, और साथ में बना है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, ठीक है। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, आप चेक कर लो, कार्बन उधर 2 है, इधर भी कार्बन 1 और 1 2 है, हाइड्रोजन 3 1 4 1 5 है, इधर भी 3 2 5 है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन उधर 2 है, इधर भी 2 है, नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। तो जब हम
कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। ठीक है, ये मेथिल एमीन जो है प्राथमिक एमीन है, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल। और भाई साहब जो साइड में है इसको बोलेंगे हाइड्राजोइक अम्ल। हाइड्राजोइक अम्ल। ठीक है, तो समझ में आया, जब हम एसिटिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, गर्म करते हैं, तो प्राथमिक एमीन यानी कि मेथिल एमीन बनता है। इसी को बोलते हैं स्मिट अपक्रिया। नोट करो, एकदम हलवा है भाई, आप लोग देखते चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन जो है कैसे प्राप्त करोगे का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो, आप बेंजीन को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करेंगे, या आप टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से बेंजोइक अम्ल या टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल? चलो हम करते हैं भाई। पहले हम ले लेंगे बेंजीन। क्या ले लेंगे? सिंपल एकदम समझना, बहुत ही इजी है मेरे हिसाब से। तो हमने ले लिया है बच्चों एक बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन। इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे। रिएक्शन किससे करा रहे हैं वो मायने रखता है। CH3Cl मेथिल क्लोराइड से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करा देंगे। तो फाइनली हमारा एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा बच्चों। एक हमारा बन जाएगा यहां पे, देखो ध्यान से, इसके ऊपर लग जाएगा CH3। देखो ये बन गया टॉलुइन, ये CH3 उठकर यहां पे लग गया। तो बेंजीन से टॉलुइन तो हमने बना लिया है। ठीक है, अब टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाओगे? मतलब इसी में हम इसी टॉलुइन का रिएक्शन करा देंगे। किससे करा देंगे? पोटेशियम परमैंगनेट से। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, इससे रिएक्शन करा देंगे, इसका ऑक्सीकरण करा देंगे। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा आएगा बच्चा पार्टी, वो आ जाएगा बेंजोइक अम्ल। देखो बेंजोइक अम्ल का मतलब एक बेंजीन रिंग हमने ऐसे बना दिया, ऊपर लिख दिया है COOH, इसको बोलेंगे बेंजोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। बेंजीन की अपक्रिया हमने मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कराया, तो टॉलुइन बना। अब टॉलुइन का रिएक्शन हमने पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीकरण करा दिया, तो बेंजोइक अम्ल बन गया, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, बस हो गया बच्चा पार्टी, यही है आपका। देखो अगर आपसे बेंजीन से बेंजोइक अम्ल पूछे कैसे प्राप्त करोगे तो आप पूरा लिख दो। अगर टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल पूछे तो इसको हटा दो, यही टॉलुइन से इसका रिएक्शन कराओ, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, दोनों टाइप से आप लिख सकते हो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते चलो आप लोग, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं, इनमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के नाम लिखिए। प्रोटीन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? 15, 18, 20, 22, 23 सब में आ चुका है। और ये लास्ट चैप्टर जैव अणु का क्वेश्चन है। प्रोटीन हम लोगों के शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मॉलिक्यूल है। देखो मुख्य स्रोत क्या है, प्रोटीन कहां से मिलता है, स्रोत का मतलब कहां से प्राप्त होता है। दूध, अंडा, दालें, मछली, मांस आदि में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। मुख्य तत्व क्या है इसमें मिलते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब हमें मिलते हैं। महत्व क्या है? प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रोटीन हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करने में सहायक है तथा पुराने ऊतकों की टूट फूट को ठीक करती है। प्रोटीन अगर हमारे अंदर टिश्यूज में प्रॉब्लम है तो ये उसको सही करती है। प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करती है, परंतु यह कार्य कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की अनुपस्थिति में होता है। प्रोटीन संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। यह हमारे शरीर में पाए जाने वाले खून आदि का पीएच भी ठीक रखती है। जब प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचता है तब HCl अथवा पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा एमिनो अम्लों में जल अपघटित हो जाते हैं। ये अम्ल रुधिर वाहिकाओं द्वारा रुधिर में अवशोषित हो जाते हैं और रुधिर के प्रवाह के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं। रुधिर का मतलब खून के, जहां ये नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करते हैं। इस कार्य के अतिरिक्त प्रोटीन विभिन्न एंजाइम संश्लेषित करते हैं और शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। मतलब प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप नोट करो इसको, डायरेक्टली क्वेश्चन ये आता है भाई 3-4 नंबर में। ठीक है, नोट कर लिया?
साइड में भी इसको भी नोट कर लो, काम खत्म है। आगे बढ़े भैया। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा ये क्लास है ना, फाइनली यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको सब कुछ बताया, क्लास 12 केमिस्ट्री के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या कहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। आज का वीडियो कैसा लगा भाई? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।